नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या बांग्लादेश के बहाने हिंदुस्तान में देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या बांग्लादेश के नाम पर देश में नफरत फैलाई जा रही? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। इसी के बहाने महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि भारत में भी माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं है। वहीं फारूक अब्दुल्ला भी आरोप लगा रहे हैं कि देश में मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा। अब सवाल है, क्या सचमुच देश का मुसलमान खतरे में है या फिर ऐसा नैरेटिव सेट कर देश में नफरत फैलाने और कट्टर एजेंडा चलाने की साजिश हो रही? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। अगर हमारा मुल्क भी हमसाया मुल्क जैसा भी करे तो फर्क क्या है? तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। हमारी जो इस वक्त हालत है कि नफरतें पैदा की जा रही हैं मजहबों में, जो गाजा के लिए 72 ट्वीट कर देती है, वो भारत की तुलना बांग्लादेश से करती है। इस्लामिक जिहाद के बारे में आप बोल नहीं पाती। और वहीं महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश को जोड़कर दिया गया भारत के जो खिलाफ बयान है, ये राष्ट्रद्रोह है। अगर आपको हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं और जाकर रहिए। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, कट्टरपंथी हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट कर रहे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में ऐशो आराम से जी रही महबूबा मुफ्ती भारत की तुलना कट्टरपंथी मुल्क बांग्लादेश से कर रही। महबूबा मुफ्ती को लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान और कट्टरपंथी मुल्क बांग्लादेश में बिल्कुल भी फर्क नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हमारा मुल्क भी हमसाया मुल्क जैसा बन जाए, अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है। वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है? तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करता है, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। कट्टरपंथी मुल्क बांग्लादेश में धर्म देखकर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा, हिंदुओं पर जाति हो रही। जबकि भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की बढ़ी है। तो फिर महबूबा मुफ्ती का ये जहरीला बयान क्या जम्मू कश्मीर चुनाव में हार की बौखलाहट है? क्या महबूबा विकास की ओर बढ़ते जम्मू कश्मीर को फिर से कट्टरपंथ की आग में झोंकना चाहती है? महबूबा मुफ्ती को क्यों लगता है कि भारत का अल्पसंख्यक खतरे में है? क्या यह अल्पसंख्यकों के नाम पर भड़काने की साजिश है? महबूबा मुफ्ती ने भारत की तुलना बांग्लादेश से की तो सऊदी से लौटे फारूक अब्दुल्ला ने तुलना तो नहीं की, लेकिन भारत के मुसलमानों को असुरक्षित बता दिया। मैंने दुआ मांगी अल्लाह के सामने, दरबार के सामने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सामने कि अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान कर, हमारे लोगों को भाईचारे में रख। हमारी जो इस वक्त हालत है कि नफरतें पैदा की जा रही हैं मजहबों में, इन नफरतों को ख़त्म कर और फिर से हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक रख। यही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं कोई दो राय नहीं, अनसेफ कर रहा है, मगर इसको मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहूँगा, इसको बंद करो, क्योंकि मुसलमान को समंदर में नहीं फेंक सकते। 24 करोड़ मुसलमानों को कहाँ फेंकेंगे? इसलिए मुसलमानों के साथ भी बराबर का सलूक कीजिए। वही हमारा आईन है। आईन में कोई फर्क नहीं है किसी मजहब में, किसी जबान में, सब बराबर हैं यहाँ। और उस चीज़ को इनको याद रखना चाहिए। अगर आईन को इनने तितर बितर किया, फिर कहाँ हिंदुस्तान रहेगा? सवाल उठ रहे हैं जो महबूबा आज भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रहे। जब 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, तब महबूबा चुप क्यों थी? क्या महबूबा मुफ्ती कभी कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार पर बोल पाएंगी? बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर करारा हमला बोला। महबूबा मुफ्ती जी वही है जिन्होंने कभी भी कश्मीर में जो इस्लामिक जिहाद हुआ और जिसमें कश्मीरी हिंदुओं को मारा काटा गया,
उन्होंने आज तक उसे इस्लामिक जिहाद नहीं कहा है। महबूबा मुफ्ती हो, कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस हो, जो गाजा के लिए 72 ट्वीट कर देती है, वो भारत की तुलना बांग्लादेश से करती है। इस्लामिक जिहाद के बारे में आप बोल नहीं पाती महबूबा मुफ्ती जी, तो आप भारत की तुलना बांग्लादेश से करेंगे। ये है महबूबा मुफ्ती और इंडिया अलायंस। जब गाजा में कुछ होता है तो ये लोग बोल पड़ते हैं। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के बयान को देश विरोधी बताया और यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं तो कहीं और जाकर रह सकती है। महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश के साथ जो कंपैरिजन वाला विवादास्पद बयान दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। सारी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार बांग्लादेश के अंदर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और वहीं महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश को जोड़कर दिया गया भारत के जो खिलाफ बयान है, ये राष्ट्रद्रोह है जो महबूबा मुफ्ती ने किया है। भारत के अंदर हर एक व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखो, महबूबा मुफ्ती देश को गुमराह कर रही है और कुल मिलाकर के पाकिस्तान प्रस्त जो उनकी एक आदत है। अगर आपको हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं और जाकर रहिए और हिंदुस्तान के खिलाफ प्रचार बंद करिए। अब सवाल है, अगर सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे पर काम कर रही है तो फिर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे सियासतदानों को देश का मुसलमान खतरे में क्यों लगता है? क्या अपनी खोई हुई सियासी दुकान को फिर से बसाने के लिए महबूबा कट्टरपंथ के एजेंडे पर काम कर रही है? क्या महबूबा मुफ्ती भारत की तुलना बांग्लादेश से करके देश और जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथ का खुला खेल खेलकर देश का माहौल खराब करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ न भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी और आपने बयान भी सुने। आप सोचिए, भारत में बांग्लादेश जैसे हालात, पहले भी इस तरीके के बयान दिए गए हैं। चलिए, पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। ललित अंबरदार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कश्मीरी पंडित भी है। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। सोहित शर्मा प्रवक्ता है पीडीपी के। वकार भट्टी जो कि नेता है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोहित, मैं पहला सवाल आपसे ही करता हूं, मतलब पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करेंगे, जरा मुझे गिनवाइए। बांग्लादेश में जिस तरीके से मैं आपको गिनवा सकता हूं, कितनी जगहों पर हिंदुओं के घरों में आगजनी हुई है, कितने लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा है, वहां पर दुर्गा पूजा का पंडाल लगे, इसके लिए 5-5 लाख रुपए बांग्लादेश की करेंसी में मांग लिया गया। ऐसे हालात है क्या देश में मुसलमानों के? राकेश जी, उन्होंने एक एप्रीहेंशन के तौर पर यह बात जताई है। इस बात को हमें समझना होगा। आप बात को किसी अलग ढंग से पेश करने लगे हैं पूरे भारत में। आपको ये चीज को समझना होगा कि एज ए एप्रीहेंशन के तौर पर फ्यूचर में जिस तरह से माइनॉरिटीज की बात को दबाया जा रहा है, जिस तरह से किसी देश में माइनॉरिटीज की बात को सुना नहीं जाएगा, तो ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जब बाद में आकर बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। तो एप्रीहेंशन का आधार क्या है सोहित शर्मा? एप्रीहेंशन का तर्क देकर कुछ भी बोल देंगे क्या? कुछ भी बोल देंगे एप्रीहेंशन का आधार बनाकर? एक वर्ग को भड़काने का काम करेंगे एप्रीहेंशन का आधार बनाकर? कि जैसे उन्होंने मालूम नहीं कैसे बात कर दी है। आप मुझे बताइए, हकीकत भारत में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? किसी माइनॉरिटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, क्या चल रहा है? आप मुझे बताइए ना, क्या चल रहा है? कितने मुसलमानों को उनके अधिकारों से रोका गया? भाई, वोट डालने का अधिकार है, देश में सभी विभागों में उनकी तैनाती भी है, बराबर का हक मिलता है। क्या चाहिए? जिस तरह से आप माइनॉरिटीज की आवाज को सुनेंगे नहीं, तो उसी के तौर पर यह बात को आगे लेके चले हैं। इसे एप्रीहेंशन नहीं बोलते सोहित शर्मा, इसे एप्रीहेंशन नहीं बोलते हैं, इसे दिवा स्वप्न बोलते हैं, सपना देखना बोलते हैं, और पॉलिटिक्स के लिए भड़काना और उकसाना बोलते हैं। एप्रीहेंशन नहीं बोलते हैं इसको। आपकी सोच हो सकती है। उन्होंने एक एप्रीहेंशन तौर पर समझाया। आप भूल के हमारे जो आरएसएस के प्रमुख हैं, कुछ समय पहले उन्होंने खुद कहा कि मस्जिदों में से तोड़कर शिवलिंग को ढूंढना बंद कर दीजिए, हमें उसे लेना देना नहीं है। ठीक है, बोलिए।
हम उनसे लेना देना नहीं है, एजेंडे की बात नहीं है, ये एजेंडे की बात नहीं नहीं है। एजेंडा ही है और क्या? आपको सॉरी एजेंडा भी नहीं, नहीं माफ करिएगा शहीद भाई, एजेंडा कहना भी गलत है, आप अपने प्रोपेगेंडा पर आ गए, इसे एजेंडा कहना भी गलत है। ठीक है, अगर मैडम जी ने कुछ कह दिया तो वो राष्ट्रद्रोह हो गया। ये आप अपने जो दिमाग की जो सोच है उसको चेंज कीजिए। अच्छा, बार बार ठीक है प्रदीप भंडारी, बदनाम करने की प्रदीप भंडारी, अरे ठीक है ठीक है ठीक है इस बात को प्रदीप भंडारी, रविंद्र रैना ने कहा कि राष्ट्रद्रोह जैसा है, जिसको ये कह रहे हैं कि आपकी अपनी सोच है, ये कह रहे हैं एप्रीहेंशन है, एप्रीहेंशन के लिए कुछ भी बोल देंगे। मैं राकेश जी इनसे पहले एक छोटा सा बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, मैं इनसे पूछ रहा हूं अत्याचार कौन कर रहा है, जरा बताएं देश की जनता को। बांग्लादेश में अत्याचार कौन कर रहा है? मिनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। नहीं फर्ज बांग्लादेश में कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सुनो तो सही, हो रहा है, सुनो कौन कर रहा है? बांग्लादेश में कर कौन रहा है? अग्रेसर कौन है? आप समझ सकते हैं कौन कर रहा है, आप समझ सकते हैं ना कौन कर रहा है? कौन बोलो ना, बताओ क्या माइनॉरिटीज कौन नाम बोलो, कौन कर रहा है? हमारा जो खूबसूरत, अरे बोलो तो सही मुंह से, कौन कर रहा है? खूबसूरत कौन कर रहा है? गांधी के सिद्धांत। अरे खूबसूरत भारत है, बिल्कुल। अब सुनो, खूबसूरत भारत है, अब गांधी के सिद्धांत से चलने वाला भारत है। अब ना देखिए राकेश जी, इनका एजेंडा यही एक्सपोज हो गया। इनका एजेंडा यहाँ पे माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, पर वहां नहीं बता रहे कि माइनॉरिटी पे हमला कौन कर रहा है। ये बहुत खूबसूरती है यहाँ पे। अरे सब नहीं, घुमाओ मत, ये पीडीपी के प्रवक्ता घुमाने का प्रयास मत करिए आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपका बयान रहा, मैं पढ़ूंगा। महबूबा मुफ्ती 13 जून 2022 को कहती है कि भाई कश्मीर का नौजवान सम्मान के लिए आतंकवादी बनता है। ये तुष्टीकरण के लिए इस हद तक चले जाते हैं राकेश जी कि ये कहते हैं कोई आतंकवादी बनना सम्मान की बात है। ये इनकी पार्टी, ये नहीं 13 जून 2022 को, 13 जून 2022 को, अगर मैं झूठ बोला ओपन कर रहा हूं, ये देखिए आपकी स्थिति जो है, आपकी स्थिति। रोहित शर्मा एक बार सुन लीजिए भाई, आप बोल रहे थे प्रदीप भंडारी आपको सुन रहे थे, एक बार सुन लीजिए फिर आपके पास आ जाऊंगा। मैं बीच में नहीं आ रहा था कि शायद दो लाइन जो आपको बोलना है बोलकर आप शांत हो जाएंगे, एक बार सुन लीजिए तो आप सुन भी पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। बोलिए प्रदीप भंडारी। देखिए मैं कह रहा हूं राकेश जी, तीन बातें। पहली बात तो ये कह रहे हैं बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, बता नहीं रहे अत्याचार क्यों कौन कर रहा है, क्योंकि इनको यहां पे तुष्टीकरण करना है। यहां माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं पर वहां नहीं बता पा रहे बांग्लादेश में माइनॉरिटी पे हमला कौन कर रहा है। ये लोगों की स्थिति तुष्टीकरण की ऐसी है क्योंकि आपका एजेंडा, आपका जो शो है वो देश हित का शो है। 2022 के अंदर महबूबा मुफ्ती कहती है कि किस तरीके से जो आतंकवादी है वो आतंकवादी सम्मान के लिए आतंकवादी बनता है। अब मुझे बताइए कि यही लोग हैं जो सीए के लिए, सीए जब आ रहा था तो सीए को अपोज कर रहे थे। तो मेरा सवाल ये उठता है कि क्या महबूबा मुफ्ती और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस माफी मांगेगा कि भाई सीए जो प्रताड़ित, धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को सिटीजनशिप देने की बात हो रही थी उसका ये अपोज कर रहे थे। तो आज इनका झूठ तो एक्सपोज हो गया और ये सब कारण इसीलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इनकी बेटी खुद चुनाव हार चुकी है। इनकी बेटी की स्थिति ये हो चुकी है कि ये चाह रही थी कि श्रीलंका जैसे हालात जो है वो हिंदुस्तान के अंदर हो जाए। ये हिंदुस्तान की बर्बादी चाहने वाला अलायंस है जो पीडीपी जिसको नेतृत्व करती है। हो नहीं पाया। जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनको 8% वोट पे लाकर छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनकी बेटी की सीट को हरवा दी। तो अब तुष्टीकरण के लिए अपने वोट को वापस उठाने के लिए हिंदुस्तान में तनाव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हम होने नहीं देंगे। लेकिन एक बात प्रदीप भंडारी, मैं आपके सवाल को फिर से दोहरा रहा हूं, कोशिश भी और रोहित शर्मा मैं आपसे फिर सवाल दोहरा रहा हूं और मुझे सिर्फ उसी सवाल का जवाब चाहिए जो प्रदीप भंडारी ने पूछा। वहां पर माइनॉरिटीज पर यानी हिंदुओं पर अत्याचार कौन कर रहा है? देखो, हिंदू में जो अत्याचार है नेचुरली वहां के मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं। मेजॉरिटी कौन है वहां पे? मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं। कौन है मेजॉरिटी में वहां पर? मुस्लिम। यस, चलिए तो इतनी देर क्यों कर दी बोलने में? इतनी देर क्यों कर दी सोहित शर्मा? अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सोहित शर्मा। आपने कहा ना, रुक जाइए, सवाल सुनिए तो जवाब देने में आसानी होगी। सोहित शर्मा सुनिए, सवाल सुनिए। आपने कहा ना मेजॉरिटी कर रही है और मेजॉरिटी में वहां पर मुस्लिम है। आपने यहां की तुलना बांग्लादेश से कर दी, बांग्लादेश जैसा हालात भारत में बता दिया।
तो कभी वहां की मेजॉरिटी से आपने ये अपील की? राकेश जी इस बात को नहीं, सोहित शर्मा सुनिए, सोहित भाई सुनिए, सोहित भाई प्लीज सवाल सुनिए। आप सुनिए, आपके नेटवर्क में भी दिक्कत है, सुनिए, फिर आपकी आवाज भी अच्छे से आएगी। आपने क्या वहां की मेजॉरिटी से अपील की कि माइनॉरिटीज को तंग मत करो? आप मुझे एक बात बताइए, हमारे प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है ये आप हमसे नहीं क्यों आप यहाँ की तुलना वहां की तुलना यहाँ से कर देंगे? मुसलमान खतरे में आप बता देंगे? आप अपील करने के लिए प्रधानमंत्री अपील करें? अरे हमारे प्रधानमंत्री नहीं क्यों अपील कर देंगे और वहां के मेजॉरिटी की आलोचना कर देंगे कि माइनॉरिटीज को क्यों मार रहे हो, तो आपका वोट बैंक नाराज हो जाएगा क्या सोहित शर्मा? हमारे देश के प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है। प्रदीप भंडारी, मुसलमान खतरे में है ये बताएंगे, बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में ये बताएंगे, लेकिन अपील प्रधानमंत्री करें हे भगवान वहां की मेजॉरिटी से। देखिए मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है क्योंकि पीडीपी के प्रवक्ता एक बौखलाए हुए व्यक्ति के जैसे बयास कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा फड़के आइए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले विश्व के नेता थे जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के ऊपर अपनी कंसर्न व्यक्त करी। तभी जाके ग्लोबल ओपिनियन में डोनाल्ड ट्रंप ने भी जाके कहा कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में रिलीजियसली रूप से अत्याचार हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी तो जमानत जब्त पार्टी हो गई, सुनो तो सही, जमानत जब्त पार्टी हो गई, महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट क्या है? महबूबा मुफ्ती का ऑफिशियल स्टेटमेंट कहां है कि अग्रेसर के खिलाफ? महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट अग्रेसर के खिलाफ कहां है? तुम तो आतंकवादियों को बैक करने के प्रयास कर रहे थे, बुरहान वानी से लेकर किसको, बुरहान वानी तक को आपने बैक किया था ना, जिस आतंकवादी को देश की सेना ने दिया था और उसको मौत के घाट उतारा था। आपने बुरहान को बेचारा से बच्चा बोला था, भूल गए मेरे दोस्त? आपके डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कोई नहीं, बुरहान वानी को हमारी सरकार ने, बुरहान वानी जैसे चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, आतंकवादी को हमारी सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जगदीश भाई, वहां की मेजॉरिटी की आप आलोचना करेंगे? माइनॉरिटीज को वहां पर तंग किया जा रहा है, मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? ठोक बजा के करूंगा। अगर मेरे हिंदू भाइयों पर अत्याचार कोई भी करेगा, देश में करे चाहे बाहर करे, ठोक बजा के कहूंगा। अब मैं भंडारी भाई की बात का जवाब देना चाहता हूं। मेरे भंडारी भाई पर्चा दिखा रहे हैं, कह रहे महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि जो आतंकवादी बनता है सम्मान के लिए बनता है। अरे भाई माफी मांगो कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो भंडारी भाई, मोदी जी तो मांगे नहीं, आप माफी मांगो। आप तो सरकार बना के बैठ गए थे ऐसी महिला के साथ। और नंबर 2, आप जो बात कर रहे हैं, मैं बार बार आपकी डिबेट में बैठता हूं और चर्चा चल रही है। अगर आप यहां हिंदुओं मुसलमान को परेशानी करें तो आपके चैनल को वर्ल्ड में देखते हैं, और आपके नहीं हमारे सभी चैनल को पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। 60 कंट्री मुसलमानों की है, पाकिस्तान में हिंदू परेशान है, बांग्लादेश में हिंदू परेशान है, और जिन कंट्रियों में हो रहा है उसका तुम्हें पता ही नहीं है। अरे तो जो परेशान कर रहा है उसको लेकर क्यों नहीं बोलते जगदीश भाई? भाईचारे आपकी पार्टी के नेता है सज्जन सिंह वर्मा, सलमान खुर्शीद, राशिद अली, ये भी कह रहे हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात है। कोई पीएम आवास पर धावा बोल देगा बांग्लादेश में जैसा हो गया, तो यही सब आप भी पाल कर बैठे हुए हैं। राकेश पांडे जी अभी तक मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी फिल्म देखने चल दिए। अरे जो पुलिस वाले घायल हुए हैं अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचे यार? हमें भी रोकने जाने नहीं दे रहे। सवाल तो यह भी उठना चाहिए ना, मानना ही हिंदू के आज ये अब इनका रहना कह रहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई भाई। धन्यवाद भाई, ऐसा करते हो कहते हो तो उनको मानो भी। तुम यहां ना मुसलमान को तंग करोगे, वहां हिंदू भी तंग नहीं होंगे। मैं दावे से कहता हूं इसी लाइन पर चलो, शांति से रहो और शांति से रहने दो, समस्याओं पर बात करो। भंडारी जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जगदीश जी, वाह। ये रहा, कांग्रेस पार्टी ने 17 नवंबर 2023 को एक ऑफिशियल कम्युनिके निकाला था। जगदीश जी याद है? सुनो तो सही जगदीश जी, सुनो तो सही ना। अब आपने इतनी अच्छी बात करी, मेरा भी तो जवाब सुन लो। ये 17 नवंबर 2023 को आपने शायद से नहीं पढ़ा होगा, ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट। गाजा के हमास के अटैक पे गाजा के ऊपर आपने 6 पैराग्राफ का स्टेटमेंट दिया। मुझे एक स्टेटमेंट बताओ आपका ऑफिशियल जिसमें आपने कहा कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज जिन पर अत्याचार हो रहा है उन माइनॉरिटीज का नाम हिंदू है। प्रियंका वाड्रा ने 25 स्टेटमेंट गाजा के ऊपर कर दिए। मुझे बताओ 6 महीने क्यों जागना पड़ा हिंदुओं के ऊपर बात करने के लिए बांग्लादेश में? और आज कहो प्रियंका वाड्रा से राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए, क्योंकि सीए लाने का मकसद यही था कि जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे उनको सिटीजनशिप देने के लिए माफी मांगे। हाँ भंडारी जी, मेरे नेता राहुल गांधी जी
प्रियंका गांधी जी ने प्रधानमंत्री से बाहुबली से अपील करी, हम तो प्रधानमंत्री से करते हैं। और आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, मुसलमान भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों को तंग मत करो। हम भी कोशिश करेंगे, मोदी जी से अपील करेंगे कि यहां मुसलमान को तंग ना करा जाए। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर आप हमारे हिंदुओं को तंग मत करो। जगदीश भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जगदीश भाई, यहाँ मुसलमानों को कोई तंग नहीं किया जा रहा है, तो आप हिंदू पंडितों के साथ अपील मत किया करिए। मैं पहले आपको बता रहा हूँ। अरे 5 मर गए भाई। नहीं, मैं ललित अमरदास को लाता हूं। आपको इतनी दिक्कत हो रही है। एक घटिया प्रदीप भंडारी थोड़ा समय दीजिए। अब ललित भाई 5 मार हिंदुओं को लेकर ये आंसू बहाया जा रहा है। आपने शहीद को सुना, आपने महबूबा मुफ्ती को सुना। हिंदू परेशान हो रहे हैं। जीत का बदला इनसे आप भी तो हिंदू थे, आप भी तो पंडित थे, और आप जैसे न जाने कितने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में ही रुलाया गया। रुकिए जगदीश भाई, रुकिए। मार हो रही है, मार हो रही है। भारत की माँ पुलवामा में रोई, भारत की माँ हर जगह रोएगी जब भारत का। बोलिए ललित भाई, बोलिए आप। भारत की माँ रो रही है। मेरी ठीक तरह से आवाज आई, क्योंकि मैं कुछ बोलने वाला, मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा ये आवाज पूरे हिंदुस्तान को पहुंचे, पूरे 140 करोड़ और उसमें से जितने भी सनातनी हैं उनकी दिमाग में पहुंचे। आज जिन पार्टी से आप सहानुभूति की अपेक्षा कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जो पीडीपी वाले हैं, पीडीपी वालों से क्या पूछेंगे आप? उनके आंगन के अंदर, उनके बगीचे के अंदर, उनके पड़ोसी कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ इनकी आंख तले, इनकी नाक तले, और ये अभी तक चुप है। और नरसंहार ऐसे नहीं हुआ, वहां नरसंहार किस द्वारा? रेप, मर्डर, मास मर्डर। आज तक आपने सुना इन्होंने कभी कश्मीर जिहाद के खिलाफ बोला? महबूबा मुफ्ती ने या फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी जिहादियों के खिलाफ बोला है? महबूबा मुफ्ती ने। यासीन मलिक को कल फांसी दोगे ना, इवन फांसी डिक्लेयर करोगे, कश्मीर में बंद होगा, ये मैं बताऊंगा आपको। आग लगेगी वहां पे, क्योंकि वो इनका बाप है, क्योंकि यासीन मलिक का बेटा है। और इसी प्रकार से इन लोगों से, ये जो पीडीपी वाले, में तो शर्म आती है, ये हिंदू नाम से मुस्लिम पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बनते हैं, उनका पैर पद रखते हैं यहाँ पे। सुनिए, नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का आतंकवादी जिहादी जब मारा गया, जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, हिजबुल्लाह जो है हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, कश्मीर जाकर समर्थन करता है, तब तो महबूबा मुफ्ती ने नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री को आवाज उठानी चाहिए। उससे तो इलेक्शन की कैंपेन बंद कर दी थी। मातम छा गया था कश्मीर के इस्लाम मिसलों के ऊपर, पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला के ऊपर। और आपको कांग्रेस के प्रवक्ता को बता रहा हूं, आपका जो कश्मीर का प्रवक्ता है, इसी चैनल के ऊपर मेरे से बहस कर रहा था कि उसकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुई है, क्योंकि वो जिहादी हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह हसन का मारा गया था वहां पे। ठीक है, तो ये आप इनसे उम्मीद मत कीजिए। कश्मीर के इस्लामिस्ट कश्मीर, और आपको मैं दोषी ठहराता हूं कि आपने आज तक इनसे नहीं पूछा कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हिंदू थे वो कहां गए, जमीन में चले गए, आसमान उनको निकल गए, कहां चले गए। और आपके जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, उनसे भंडारी साहब से पूछना चाहता हूं, आपकी वजह से, क्योंकि आज तक आपने कश्मीरी हिंदू के नरसंहार को औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं दी, आज तक आपने एक भी बलात्कारी और आतंकवादी को सजा नहीं पहुंचाई। दूसरी बात, कांग्रेस को क्या पूछोगे आप सर? जब बंटवारा हुआ था, ये जानते हुए कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है, ये सब जानते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बोला था कि पॉपुलेशन का आदान प्रदान होना चाहिए। नहीं, नेहरू एंड कांग्रेस ने गरीब हिंदू और सिख जो लोग यहां पर 15 अगस्त को यहां तक नहीं पहुंचे, उनको पाकिस्तानी जिहादियों के हवाले छोड़ दिया था। ये जानते हुए बंगाल के अंदर नोखाली में हफ्तों तक मुस्लिम लीग के जो मारे गए हिंदू थे वहां पे, उनको गिद्ध खाते रहे हफ्ते तक बंगाल की सड़कों के ऊपर। उसके बावजूद वो गरीब हिंदू और सिखों को वहां पे पाकिस्तानियों के हवाले छोड़ दिया। और जब नेहरू ने क्या बहुत बड़ा पाप किया, और हमने पाप किया क्योंकि हमने हाँ भर दी, लियाकत अली खान के साथ पैक्ट किया, जिसको बोलते नेहरू लियाकत अली खान पैक्ट, कि तुम अपनी माइनॉरिटी का ख्याल रखो, हम अपनी माइनॉरिटी का ख्याल रखेंगे। 24% थे में हिंदू और सिख पाकिस्तान के अंदर 1947 में, बांग्लादेश के अंदर 1950 24%, 1920 के अंदर 2020 के अंदर 8% रह गए हैं। पूछिए नेहरू जी कांग्रेस से, क्या किया आपने? पाप नहीं किया। मैं कह रहा हूं खाली नेहरू नहीं, कांग्रेस नहीं, हम सब हिंदुस्तानी। नहीं, आपने बड़े गंभीर सवाल उठाए ललित भाई, और सब पर सवाल उठाए। मैं प्रदीप भंडारी से भी पूछूंगा जो आपने सवाल किया, लेकिन उससे पहले वकार भट्टी, क्यों ना घड़ियाली आंसू कहा जाए, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो गया, गोधरा फिल्म दिखाओ, कश्मीर से मारकर भगा दिया गया, गोधरा फिल्म दिखाओ जो, और तब किसकी सरकार थी, उसके बाद किसने सबसे ज्यादा रूल किया, ये भी सबको पता है। आज आप बांग्लादेश के हिंदुओं पर अगर आंसू बहा रहे हैं, तो ये घड़ियाली आंसू क्यों नहीं कहा जाएगा कि आपने अपने घर के अंदर, अपने गिरबान में तो झांक कर देखा नहीं? जी देखिए, मैं 20 मिनट खामोश रहा हूं, किसी के बीच नहीं बोला हूं, तो प्लीज मुझे भी 1 मिनट जरूर सुनिएगा बिना डिस्टर्ब किए। देखिए, बांग्लादेश में 3-4 महीने से जो हालात, वहां के हालात खराब हैं, जो बांग्लादेश के 3-4 महीने से
उससे ज्यादा हालात खराब हैं हिंदुस्तान के 10 साल से जो मुसलमानों के साथ हो रहा है। धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग खुलेआम मुसलमानों को काटने मारने की बात करते हैं, हिंदू इंटेलिजेंस बनाने की बात करते हैं। मस्जिदों धीरेंद्र शास्त्री ने कभी भी हिंदुओं को काटने और मारने की बात नहीं कही है। मुसलमानों को वो हिंदू राष्ट्र की बात जरूर कर देते हैं, लेकिन मारने काटने की बात नहीं करते हैं। तो मैं बीच में नहीं आऊंगा, बस सही बोला करिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, और अगर बांग्लादेश जैसे हालात अगर हिंदुस्तान में उससे बुरे हालात होते ना वकार भट्टी, तो यहां बैठकर नेशनल टेलीविजन पर आप बोल नहीं पा रहे होते। बराबर आप लोग कर रहे हैं, बराबर आप लोग कर रहे हैं। कितना टाइम से जनाब? 10 साल से। आपने 10 साल से पहले भी जाके अगर आप देखेंगे तो मैं कहता रहा हूं वकार भट्टी, गुजरात की घटना, अगर आपकी नजर में बांग्लादेश से बुरे हालात हिंदुस्तान में हैं, मुसलमानों का तो वकार भट्टी आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोल नहीं पा रहे होते। वहां लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, चोरी छिपे अपनी बात सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे, फिर मोबाइल बंद कर दे रहे हैं। देखिए बीच आ जाते हैं। जब तक आप अपने देश के अंदर हिंदू टेररिज्म को बंद नहीं करेंगे, जो मुसलमान मैं वकार भट्टी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, सड़कों पर मैं चेतावनी दे रहा हूं, टेररिज्म को धर्म से मत जोड़िए और मेरे सामने बिल्कुल मत जोड़िए। और अगर जोड़ेंगे तो मैं आपकी आवाज को म्यूट करूंगा। आपको पहले बता रहा हूं मैं। 10 साल से जो वकार भट्टी कश्मीरी पंडितों की बात कर दी, उनके हक की बात कर दी, तो इतने बौखला गए, हिंदुओं को मिल रहा है, इतने बौखला गए आप, इतने बौखला गए वकार भट्टी आप। जनाब देखिए, जो आप देश के मुसलमानों के साथ टेररिज्म, आप मुसलमानों के झंडा बरदार नहीं है वकार भट्टी, बाहर के देश, आप नेता नहीं है मुसलमानों के, निकल रहा है। और आप जैसे लोग इस देश का नाम खराब कर रहे हैं। माफ करिएगा मुझे, ये जो आरएसएस बजरंग दल के आप जैसे लोग नाम खराब कर रहे हैं वकार भट्टी, माफ करिएगा मुझे। के अंदर नहीं तो ये फैलेगा दुनिया भर में। थोड़ा सा ललित अंबरदार ने आईना क्या दिखाया और घड़ियाली आंसू का सच क्या दिखाया, अंदर से बौखलाहट बेचैनी हो गई वकार भट्टी, कुलबुला उठे आप। मुझे नहीं बुगलाहट हुई जनाब, मुझे बुगलाहट आपकी सोच। बौखलाहट अपने पास अपने पॉकेट में रखे रहिए, के हक के ऊपर और अपनी बौखलाहट हिंदुस्तान पर मत थोपिए। हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर का आम युवा आपकी इस बौखलाहट को ना स्वीकार करने वाला है और ना सुनने वाला है वकार भट्टी। देखिए दरगाह में शिव को ढूंढ रहे हैं, दरगाह में शिव को ढूंढ रहे हैं, संभल में राम को ढूंढ रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप तो देश की अदालतें तय करेंगी ना कि कहां पर क्या ढूंढा जाए और क्या नहीं ढूंढा जाए। दुनिया भर के देश की अदालतें तय करेंगी। हिंदुओं, चलिए वकार भट्टी मैं आ रहा हूं। प्रदीप भंडारी, रुकिए ना वकार भट्टी, हो गया भाई, हो गया। जितना प्रोपेगेंडा आपको चलाना था आपने चला दिया। वकार भट्टी मैं चाहूंगा इनकी बात, और ललित अंबरदार ने जो आपसे खास तौर पर पूछा, मुझे उसका भी जवाब चाहिए। क्या पूछा? ललित का जवाब देना ही नहीं चाहता हूं। ललित, मैं राकेश जी कहना चाहता हूं कि आज यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी, कश्मीर जिहाद। अरे आप यासीन मलिक से मोहब्बत करिए भाई, आप बुरहान वानी से मोहब्बत करिए। इस देश के लोग नहीं मोहब्बत करते हैं वकार भट्टी, यही सच है। आप रुक जाइए और सुनिए, बोलिए प्रदीप भंडारी। कश्मीर का बेटा है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? कौन कश्मीर का बेटा है? यासीन मलिक कश्मीर का बेटा है, क्या करेंगे भाई? कौन कश्मीर का बेटा है? कश्मीर का बेटा है, आतंकवादी। इनकी आवाज अभी डाउन करके रखिए। आप यासीन मलिक को अपने घर का रिश्तेदार बताते रहिए। वकार भाटी, अगर यासीन मलिक आतंकवादी जिसको फांसी की सजा हुई है, वो अगर आपके लिए आपका रिश्तेदार है, तो आप पे भी कार्रवाई होगी वकार भाटी, और आपसे भी पूछताछ होगी। इतने हद तक मत गिरो कि देश को बेच दो कुछ वोटों के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो जाएगा वापस जम्मू कश्मीर जिस समय तुम चाहते थे मेरे दोस्त। और मैं आपसे कहना चाहता हूं वकार भाटी जी, ये हिंदू आतंकवाद शब्द का वापस से अगर आपने प्रयोग करा और वापस से आपने एजेंडे को आगे ले जाने का प्रयास किया, तो आपके ऊपर एफआईआर होगी। मैं 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को आपने आतंकवादी बोलने का प्रयास किया। मैं आपको कह रहा हूं कि ये सोचना भी मत। पर राकेश जी, आपके शो पे कांग्रेस के प्रवक्ता शांत है, मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता ओपनली मानते हैं हिंदू आतंकवाद। नहीं, जगदीश जी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं बोला। मतलब वकार भाटी और जगदीश जी आज हमारे 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को आतंकवादी। अरे भाई मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा, हिंदू आतंकवादी कहा था। मेरे से पूछो तो सही भंडारी जी, और ये भेजो, मेरे से पूछो तो जगदीश जी आपके पास भी आ जाऊंगा। जगदीश जी आपके पास भी आ जाऊंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए, इसके बाद आप रिप्लाई कर दीजिएगा। सैफरन टेररिज्म किसने कहा था, और सुशील शिंदे ने अभी थोड़े दिन पहले क्या कह दिया था कि ये तो पार्टी की लाइन थी। तो रुक जाइए, थोड़ा सा सुन लीजिए। प्रदीप भंडारी को आ जाऊंगा आपके पास। ललित भाई आपके पास भी आ रहा हूं।
आज वापस से वकार भाटी जो कांग्रेस को समर्थक हैं, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये हिंदुओं को आतंकवादी घोषित कर देंगे। ये ओपन स्टैंड क्लियर हो गया। पर मैं इनको वापस से एक्सपोज करना चाहता हूं। 27 नवंबर 2024 को राकेश जी आपके शो के ऊपर मैं जगदीश जी की पार्टी ने क्या कही थी प्रेस विज्ञप्ति। कांग्रेस पार्टी ने जब अल्पसंख्यकों की बात करी थी, मैं पढ़ूंगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामने हो रहे असुरक्षा के माहौल पर चिंता व्यक्त कर रहा है। हिंदू शब्द का प्रयोग ये अल्पसंख्यकों के लिए कर ही नहीं सकते जब अल्पसंख्यक पीड़ित हिंदू होता है। ये इनकी सोच है। और ये रहा गाजा में प्रियंका वाड्रा का ट्वीट, जहां पे ये 6 पैराग्राफ का ट्वीट स्टेटमेंट लिखती है, जिसके अंदर पूरी तरीके से गाजा के ऊपर इनह्यूमैनिटी की बात। ठीक है, मैं रिप्लाई ले लेता हूं। प्रदीप भंडारी, बोलिए जगदीश भाई। बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित है तो हिंदू बोलने में दिक्कत हो जाती है क्या? इसके बाद ललित भाई आपके पास आऊंगा। भाई प्रदीप भंडारी जी, हिंदू आतंकवाद ना तो था ना रहेगा। जब हिंदू शब्द लग ही गया, हिंदू तो चींटी नहीं मार सकता, आदमी कहां से मारेगा? इस तरह हमें तो फंसाओ मत। हम तो कह रहे कि भाई बहन मिलकर रहो, सब इकट्ठे रहो। अभी समस्या देश पे और बहुत है, उन पर झगड़ा करो। अच्छी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस मिलकर काम करें, देश को 21वीं सदी में ले जाना। हमें राजीव गांधी के सपने पूरा करना है। नहीं, वोट जिहाद क्या था? अरे वोट जिहाद भी आप ही करते हो यार। आप ईवीएम जिहाद करते हो, आप ईवीएम जिहाद करते हो। पूरा देश रो रहा है। अरे ये हटा दो, बैलेट पेपर से आ जाओ, कोई जिहाद नहीं होगा। आप बैलेट पेपर से चुनाव, हमने कोई जिहाद नहीं करा है, हमने जिहाद कुछ नहीं करा है। बैलेट पेपर पर आ जाओ भाई, अपना नाम देखो, थप्पा मारो, चुनाव करा लो, लोकतंत्र को बचाओ। भंडारी जी, ललित भाई, संविधान, ललित भाई आपने अपनी बात क्या की? रोहित शर्मा को भी अच्छी नहीं लगी, जगदीश भाई को भी अच्छी नहीं लगी, वकार भट्टी तो खैर बौखलाई गए। लेकिन असल एजेंडा महबूबा मुफ्ती का हिंदुओं की चिंता भी नहीं था बांग्लादेश के। असल उनका एजेंडा उमर खालिद जैसे लोग थे। चुनाव कराओ, हम सब आपके साथ। मैं वही कर रहा हूं आपको। देखिए, कश्मीर के अंदर जो है ना, मैं पूरे भारत को इसलिए एड्रेस कर रहा हूं आपके द्वारा। कश्मीर को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, कश्मीर के इस्लामाबाद को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आपके हिंदुस्तान के में दर्जनों कश्मीर बनने जा रहे हैं। ये आपको चेतावनी दे रहा हूं, कितने साल से कहे जा रहा हूं। चाहे वो केरल हो, चाहे वो बंगाल हो, इवन बिहार के कुछ प्रांतों के अंदर ऐसी सूरत हाल है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब वहां पे कश्मीर के अंदर, देखिए दुनिया में जहां पे भी अभी जो गाजा अभी किसी ने जिक्र किया, ये भी बताना चाहता हूं, यहूदियों के खिलाफ एक शब्द मत बोलिए, क्योंकि यहूदी हिंदुस्तान में भी रहते हैं, हिंदुस्तान के सिटीजन है, आर्मी के अंदर बहुत बड़े जनरल रह चुके हैं यहूदी। तो प्लीज हिम्मत मत कीजिए यहूदियों के खिलाफ एक शब्द बोलने की। और इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल के अगेंस्ट में बोलने की हिम्मत मत कीजिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, आज सुनिए, शिया सुन्नी की जंग 1400 साल पुरानी है। 2-3 दिन से अगर आपने फॉलो किया होगा, सीरिया के अंदर सुन्नी इस्लामिस्ट ISIS ने अलेप्पो को दोबारा कब्जा कर दिया। कत्लेआम हो रहा वहां पे, सुन्नी लोग शिया लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं, सीरियन शिया को। इसलिए महबूबा मुफ्ती को तकलीफ हुई। सूडान में मुसलमानों को मार रहा है, महबूबा मुफ्ती को तकलीफ हुई। लेकिन रोहिंग्या को उसने जम्मू के अंदर मिलिट्री कैंटोनमेंट के बगल। आवाज कट गई आपकी। भंडारी भी कि कौन है वहां पे जो हिंदुस्तान बांग्लादेश के अंदर नहीं, वो तो बहुत दूर की बात चले गए। यहाँ तो चीन में उइगर मुसलमानों के साथ क्या होता है, इस पर ये लोग नहीं बोल पाते। तो कहां सूडान और सीरिया पहुंच गए। सोहिद भाई, ये उमर खालिद, यासीन मलिक, बुरहान वानी जैसे लोगों से इतनी मोहब्बत क्यों हो जाती है? देशद्रोह के इल्जाम से। ये आपकी पार्टी का समर्थक है, अलायंस है कश्मीर के अंदर। आपके जम्मू कश्मीर के बीजेपी ने। रोहित शर्मा 30 सेकंड। उमर खालिद, यासीन मलिक जैसे लोगों से इतनी मोहब्बत क्यों है? 10 सेकंड राकेश जी, 5 सेकंड। हाँ, मैं इसके बाद आ जाऊंगा। प्रदीप भंडारी, मेरे से बात की आपने? हाँ, आप ही से मैंने पूछा। एक बार रिपीट करना, क्या कह रहे हैं आप? अरे उमर खालिद, यासीन मलिक जैसे लोगों से इतनी मोहब्बत क्यों है? अरे मुझे एक बार बताइए राकेश जी, कभी हमने यासीन मलिक की फोटो लेकर कोई मोहब्बत दिखाई है? अरे उमर खालिद का नाम ले रही है महबूबा मुफ्ती, जैसे पता नहीं उस पर कितना टॉर्चर हो गया, कितना अत्याचार हो गया। वो हमें तो बताइए, हमारे जम्मू कश्मीर। चलिए प्रदीप भंडारी, 15-20 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मुझे ब्रेक लेना है। देखो राकेश जी, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, एक सेकेंड, इन पहला झूठ कह देता हूँ। 21 एक सेकेंड भैया, 21 अगस्त
21 अगस्त 2023 को महबूबा मुफ्ती ने 21 अगस्त 2023 को महबूबा मुफ्ती ने आतंकवादी यासीन मलिक को बैक किया था। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक बार आप जरा कैमरा जूम इन करिए, मैं कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करूंगा जो बोलते हैं हम वोट जिहाद नहीं करते। थोड़ा कैमरा जूम इन करिए आप, ये देखिए आप, ये रही सलमान खुर्शीद की नीस जिनका नाम है मारिया आलम, वोट जिहाद की बात कर रही है। तो ये क्या बात करेंगे जगदीश जी आप? ठीक है, चलिए आप सबको रोकता हूं। रोहित भाई सिर्फ इतना है कि सर देश सब कुछ है और अपनी पॉलिटिक्स के लिए देश को दांव पर मत लगाइए, देश की शांति और अखंडता को दांव पर मत लगाइए। बाकी जो करना है करते रहिए अपनी पॉलिटिक्स के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।